हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग इस समय अपने जनरल स्टडीज के सिलेबस को कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण है। यानी हमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिसेंट के जो एग्जाम्स हुए हैं और प्रीवियस ईयर वो मिला करके एक ऐसा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट बनाया जो आपके एग्जाम तक लगातार आपको मिलता रहेगा। और इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप पूरा सॉल्व कर ले जाते हैं, निश्चित तौर पर इसी प्रैक्टिस सेट से कम 50% से अधिक क्वेश्चन आपको आपके इन्हीं एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये जानते हैं, ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल जो है शाम को 7 बजे मिलता है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास प्राप्त होती है जो कि सुबह में 7 बजे प्राप्त होती है। और आप जानते हैं कि अपना एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जा करके बहुत छोटी सी फीस पे करके आप जो है उसको इन सारे PDF को, वीडियो को और टेस्ट सब कुछ आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये अगर आप चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9565272442 नंबर है, व्हाट्सएप के माध्यम कांटेक्ट कर लीजिए। आप देखो यहाँ पर, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं भैया। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है, आप बताना है। ये देखो यहाँ पर विथ रेफरेंस ऑफ द जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्थ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या इज आर करेक्ट। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द हिमालयन रीजन। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार कैन नॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल बिकॉज हिमालयाज सिचुएटेड टू दियर नॉर्थ लाई इन द बाउंड्री ऑफ नेपाल। देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको लेंदी क्वेश्चन देगा और ये एग्जाम का पैटर्न है। अभी रिसेंट में आप देखो, इसी तरीके से UPPCS के एग्जाम में पूछा गया। आपको रिसेंट के एग्जाम इसीलिए दिखाए जा रहे हैं क्वेश्चन कि आप तैयार रहिए भैया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दे देगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों ओनली टू, ठीक है, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, ओनली वन। आंसर करो सही विकल्प। देखो यहाँ पर अगर आपको आंसर पता हो तो आप तुरंत आंसर करिए, ना पता हो मेरे बताने की बात करिए, लेकिन आंसर करने की आदत बहुत जरूर है। अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो आप किताब ले लीजिए या वो कॉपी ले लीजिए, उस पर आप इसके आंसर को नोट करते रहें। बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आप इनको लाइटली ना लीजिए, बहुत मेहनत से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है वो है 1 और 2 दोनों। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र अपनी सदा नीरा नदियों, गहरी घाटियों और तीव्र ढलानों के कारण जल विद्युत उत्पादन के लिए अत्यधिक अनुकूल है। तो ये जो दोनों कथन है ये बिल्कुल सही बताते हैं। ठीक है, और इसलिए यहाँ ऊर्जा उत्पादन की विशाल संभावनाएं हैं और ये कथन पहला सही हो जाता है। अब हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ठीक उत्तर में हिमालय का बड़ा हिस्सा पड़ता है, जो राजनीतिक और भौगोलिक रूप से नेपाल के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। और चूंकि यह विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए बांध, टरबाइन और भारी बुनियादी ढांचे का निर्माण सीधे नदी के उसी पहाड़ी क्षेत्र में करना होता है, इसलिए ये राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के उन हिमालयी जल संसाधनों का सीधा दोहन नहीं कर सकते। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख कीजिए। द बेस नगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस मेंशन द फॉलोइंग। संकर्षण एवं वासुदेव, संकर्षण प्रद्युम्न और वासुदेव, केवल वासुदेव, सभी पंचवीर। ये देखो आपके UPPSC का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखें सही विकल्प है केवल वासुदेव। ठीक है, ये देखो सही विकल्प केवल वासुदेव। मध्य प्रदेश के विदिशा यानी प्राचीन बेस नगर में स्थित गरुड़ ध्वज का जो निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ये ठीक है में शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में आए यवन ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने करवाया। यह स्तंभ और इसका ब्राह्मी लिपि व प्राकृतिक भाषा में लिखा गया अभिलेख प्राचीन भारत में भागवत धर्म के विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक पुरातात्विक साक्ष्य है। इस अभिलेख में हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत कहा है। ठीक है, चलो भैया, निम्न शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है। एमंग द फॉलोइंग रूलर हु इज जो है क्रेडिटेड विथ मेकिंग मिहिर कुल वर्कशिप एट हिज फीट। स्कंदगुप्त, यशोवर्मन धर्मन, कुमारगुप्त, ईशान वर्मा। आंसर करो सही विकल्प। देखो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार देखा भी है, तो सही विकल्प है यशोधर्मन। ठीक है, अगर हम देखें तो मिहिर कुल एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली हूण शासक था जिसे छठी
शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ दशकों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से का आक्रमण कर भारी आतंक मचाया था। मालवा के जो है औलिकर वंश के पराक्रमी शासक यशोवर्मन ने लगभग 528 कब 528 ईसा मतलब ईस्वी में मिहिर कुल को एक निर्णायक युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और जो हुड़ों के पतन का एक प्रमुख कारण बना। और यशोवर्मन ने मंदसौर स्तंभ में स्पष्ट रूप से गौरवपूर्ण दावा किया कि उसने मिहिर कुल जैसे शक्तिशाली और अभिमानी राजा को अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यद्यपि गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने इस मिहिर कुल को हराया और बंदी बनाया था, लेकिन चरणों की वंदना कराने का विशिष्ट साहित्यिक और पुरातात्विक उल्लेख यशोधर्मन के संदर्भ में ही प्राप्त होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट। आंसर करना भैया, सही विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस नहीं है, बल्कि यह एक क्लोज्ड सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे दैनिक कार्यालयीय कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। चलो आगे देखो, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। द कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह किंगडम वाज अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। आंसर करो भाई फटाफट। यहाँ पर देखें, जितने भी क्वेश्चन के आंसर पता हो मेरे भाई तुरंत कमेंट करते रहें आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है लाहौर। अगर हम देखें शेर ए पंजाब के नाम से विश्व प्रसिद्ध महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में कब 1799 ईस्वी में भंगी में सिखों की एक समूह थी उसको पराजित कर लाहौर शहर पर अपना अधिकार कर लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाहौर को अपने नवगठित सिख साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी घोषित किया, जो अंत तक उनके शासन का केंद्र बना रहा। चलो आगे देखो भैया, गांधी जी का प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, हु कंपोज गांधी जी फेवरेट एंड फेमस हमन जो है वैष्णव जन तो तेने कहिए। महात्मा गांधी, नरसिंह मेहता, आंखों, प्रेमानंद। किसने इसको लिखा था? गाया उनको प्रिय तो था, लेकिन किसने लिखा था आपको इसको बताना है। तो आप जानते हैं यहाँ पर नरसिंह मेहता, ये सही है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। ठीक है, एक अत्यंत लोकप्रिय और कालजयी गुजराती भजन है। इसकी रचना 15वीं शताब्दी में कब 15वीं सदी में किया गया था और प्रसिद्ध संत कवि नरसिंह मेहता ने की थी। यह भजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन था और इसे गुजरात के साबरमती आश्रम और गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभाओं में अनिवार्य रूप से गाया जाता था। इस भजन के काव्य में एक आदर्श मनुष्य, सच्चे वैष्णवजन के नैतिक गुणों का सुंदर वर्णन दिया गया, जो दूसरों के दुख दर्द को अपना समझता है, परोपकार करता है, जिसके तन में तनिक भी अहंकार नहीं होता है। चलो, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। द ऑर्डर ऑफ द जो है डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी जो है चैलेंज इन एनी कोर्ट। परिसीमन आयोग के आदेश तक जब लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन्हें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। नो मॉडिफिकेशन कैन बी मेड व्हेन दीज ऑर्डर आर लेड बिफोर पार्लियामेंट आर स्टेट लेजिस्लेचर। देखो ये GICLT ग्रेड में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। श्रृंखला एक एक क्वेश्चन को बहुत सोच विचार करके बहुत चूज करके आपको दिया जाता है, तो इसलिए आप इस प्रैक्टिस सेट का बहुत फ़ायदा उठाएं। ठीक है, वीडियो देखें, टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और इसके साथ साथ PDF भी प्राप्त करें। जो एप्लीकेशन दिया गया है, बनवाया गया, बहुत सोच विचार कर बनवाया गया, जिससे चीज़ें आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। तो इसलिए एप्लीकेशन को आप ज़रूर एक्सेस करें। ठीक है, और इस मेहनत का फ़ायदा उठाइए मेरे भाई। देखें यहाँ पर 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगर हम देखें परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के तहत गठित एक शक्तिशाली और स्वतंत्र निकाय है, जिसका मुख्य कार्य जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्गठन करना है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329A के अनुसार परिसीमन आयोग द्वारा पारित आदेशों में कानून की पूर्ण शक्ति होती है और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
यदि न्यायालयीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है तो चुनाव प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए बाधित हो सकता है। ठीक है, चल किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? बाय व्हिच एक्ट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड विथ टी एंड चाइना? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट 1833। तो बताएं भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है डी आंसर, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 यह है आपका सही आंसर। अगर हम देखें चार्टर एक्ट 1813 की बात जब करते हैं तो ये भारत मतलब चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामान्य व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उसे विशेष रूप से चाय के व्यापार और चीन देश के साथ व्यापार का एकाधिकार बनाए रखने की छूट दी गई थी। उसके 20 साल बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी का यह शेष बचा हुआ एकाधिकार भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यह इस ऐतिहासिक अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप एक व्यापारिक संस्था से बदलकर विशुद्ध रूप से प्रशासनिक और राजनीतिक निकाय का होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन के लेखक, द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, A.S. नायपॉल, B.S. नायपॉल, R.S. नायपॉल, K.S. नायपॉल? आपको बताना है सही विकल्प। किसने किया है? B.S. नायपॉल। किसने? B.S. नायपॉल ने, इन्होंने किया है। ठीक है, अगर हम देखें इंडिया ये वुंडेड सिविलाइजेशन वर्ष 1977 में प्रकाशित एक अत्यंत चर्चित और प्रसिद्ध गैर काल्पनिक पुस्तक है, जिसके लेखक की अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार विजेता त्रिनाद ब्रिटिश लेखक B.S. नायपॉल साहब हैं। यह पुस्तक नायपॉल की भारत पर केंद्रित यात्रा वृत्तांत का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, यह पुस्तक में नायपॉल ने 1975 से 77 कब से कब 1975 से 77 ठीक है 75 से 77 के आपातकाल के दौरान भारत की तत्कालिक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों का बहुत ही सूक्ष्म और आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। चलो भैया आगे देखो आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, तथा अब कथन ए और कारण आर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज असर्शन ए एंड अदर इज रीजन आर। सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीर। ठीक है, जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल की थी। अब आपको बताना भैया देखो इस क्या सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है बी आंसर, ए सही है किंतु आर गलत है, ये वाला। ठीक है, ये सही है किंतु आर गलत है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या होता है, ये आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, लेकिन एक आध 95% ये इस टाइप का होता है, लेकिन एक आध तो अलग रहेगा ही भाई। ठीक है, तो आप इसको समझ करके इस तरीके से इसका आंसर दें। अगर हम बात करें यहाँ पर मध्यकालीन भारत यानी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में राज्य की संपूर्ण भूमि को मोटे तौर पर प्रशासन और राजस्व की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता था, खालसा भूमि और जागीर इक्ता भूमि। ठीक है, तो इसलिए ये पहला वाला कथन तो सही है। ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद अगर हम बात करें खालसा भूमि की, तो वह भूमि खालसा भूमि किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वह विशेष भूमि होती है जो सीधे केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रबंधन में होती है और जिससे प्राप्त होने वाला राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था। ठीक है, जागीर की बात करें, यह भूमि होती थी जो राज्य के अधिकारियों जैसे अमीन, मनसबदारों आदि को उनके वेतन के एवज में आमंत्रित कर दी जाती थी। वे भूमि से राजस्व वसूलने के अधिकारी थे। ठीक है, क्योंकि जागीरें सीधे राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण और राजस्व वाली भूमि जो कि खालसा है को नहीं दर्शाती, इसलिए आर में यह कहना मतलब आर जो है का यह कहना कि जागीरों के राज नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी, तो ये तकनीकी रूप से गलत है। इस तरीके से यही आपका आंसर सही हो जाता है। चलो सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र से किसका नाम जुड़ा, हु द नेम इज एसोसिएटेड विद द सर्कुलर ए आज़ादी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जीडी कुमार, रामनाथपुरी, तरुणनाथ, लाला हरदयाल। आंसर करो भैया फटाफट। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है रामनाथपुरी, ये है सही आंसर। हम देखिए यहाँ पर सर्कुलर ए आज़ादी क्या है, एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी उर्दू परिपत्र जिसे वर्ष 1907 में
रामनाथपुरी द्वारा संकलित और प्रकाशित किया गया था। ठीक है, रामनाथपुरी की अगर हम बात करें तो एक भारतीय प्रवासी थे जिन्होंने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जगाने और विदेशी धरती पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाने के लिए उद्देश्य ने कनाडा और अमेरिका में बड़े पैमाने पर वितरित किया गया था। ठीक है, अब इस परिपत्र में भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई थी और बंगाल विभाजन के विरोध में चल रहे स्वदेशी आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया गया था। ठीक है, चलो आगे देखो, कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित? द कोहेलो केस इज रिलेटेड टू व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 7वीं, 8वीं और 9वीं, 10वीं? आंसर करो, फटाफट आंसर करो मेरे भाई। क्वेश्चन के आंसर आप अगर एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो आप लिखते जाइएगा जरूर। ठीक है, आपके दिमाग में याद रहेगा ये चीज़। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर इनको जो है कमेंट में आंसर करते जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 9वीं, 9th। ठीक है, IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य भारतीय न्यायिक और संवैधानिक इतिहास का एक अत्यंत युगांतकारी मामला है जो सीधे तौर पर संविधान की 9वीं अनुसूची से जुड़ा है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 कब 1951, ठीक है, द्वारा मूल रूप से इसलिए जोड़ा गया था ताकि भूमि सुधार और अन्य कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जो है समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षा प्रदान किया जा सके। चलो आगे देखो, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और अभिकरण ए, जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। देखो भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन ROARO के एग्जाम में पूछा गया। तो आपका जो एग्जाम है 5400 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, एक शानदार नौकरी, ठीक है, ROARO से। तो आप अपेक्षा यही रखें कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक मतलब बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा जो शीघ्र स्टार्च में बदल जाती है। तो आपको बताना है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो देखो सही बताओ भाई आप यहाँ पर आंसर। जो सही है वो है भैया बी आंसर, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, देखो तो अगर हम बात करें अभिकथन ए पूर्णतः सही है, क्या है, ए जो है पूर्णतः सही है। और उसके बाद अगर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसे हरे पौधे सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इस ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर और अगर हम बात करें कारण आर भी, इस सभी वैज्ञानिक तथ्य जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से प्राथमिक उत्पादक के रूप में सेलुलोज बनाता है। चूंकि ग्लूकोज जल में घुलनशील होता है, पौधे इसे भंडारण में आसानी से जो है आसानी के लिए अघुलनशील स्टार्च में बदल देते हैं। दोनों कथन स्वतंत्र रूप से जीव विज्ञान के प्रमाणित तथ्य में अपनी जगह सत्य हैं, लेकिन एक दूसरे का अगर बात हो जाए तो ये मतलब एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं करता है। देखो यहाँ पर संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस अंडर 160, 162, 165, 310। ठीक है, आंसर करो सही विकल्प। यहाँ पर देखिए 160 ये आपका सही विकल्प है। क्या है, अनुच्छेद 160 भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को एक विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसे प्रावधान कर सकता है जो उसे उचित प्रतीत हो। ठीक है, यह संवैधानिक शक्ति उन आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए दी गई जिनका संविधान के अध्याय में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है और पत्र किसको लिखता है? ठीक है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन बाय राइटिंग अ लेटर, किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, मतलब वो लेटर किसको लिख सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? तो आपको आंसर करना है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प हो वो राष्ट्रपति को करता है। किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 टू ए के अंतर्गत, ठीक है,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदत्याग का स्पष्ट प्रावधान है, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। यह त्यागपत्र अनिवार्य रूप से भारत के राष्ट्रपति को संबोधित कर स्व हस्ताक्षरित मतलब स्वलिखित रूप से इसको देना होता है। ठीक है, आगे देखो हस्ताक्षर करके, निम्नलिखित में से किस पदार्थों में कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल मैक्सिमम पार्टिकल मैक्सिमम। ठीक है, पार्टिकल मैक्सिमम, मिट्टी का तेल, बर्फ, ऑक्सीजन, जल। एलटी ग्रेड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया बर्फ, आइस। ठीक है, अगर हम देखें विज्ञान के अनुसार पदार्थों की मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। इन अवस्थाओं का निर्धारण उनके कणों के बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल की प्रबलता पर निर्भर करता है। ठीक है, ठोस पदार्थों में कणों के बीच यह आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिससे उनके कण बहुत करीब होते हैं और उनका एक निश्चित आकार अथवा तथा आयतन होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है। रंगपो इज इन सिक्किम इज फेमस फॉर किसके लिए? जो है अगर हम देखें बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक और लौह अयस्क। ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा भैया सही विकल्प। रंगपो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए, कॉपर के लिए। ठीक है, रंगपो भारत के सिक्किम राज्य के जो है पाक्योंग जिले में स्थित एक प्रमुख सीमांत शहर है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल की सीमा के पास सुरम्य तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। भौगोलिक और खनन की दृष्टि से रंगपो अपने बहुधात्विक खनिज निक्षेपों और विशेष रूप से तांबे की खदानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक अभ्रक राजधानी मतलब अभ्रक उत्पादक राज्य है। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य, द स्टेट विद द हाईएस्ट माइका प्रोडक्शन इन इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन भैया 2000 जो है 1 से लेकर 2006 के मध्य पूछा गया था। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आंसर सही माना था उस समय वो था राजस्थान, जो कि विकल्प में यही है। लेकिन अगर अब आंसर अगर आ जाए इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, देखो भैया में से किसके मतलब किसके अंतर्गत आती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देखो 2025 यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। कारपोरेट मामले का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। ठीक है, 1 और 2, 2 3, केवल 3, केवल 1। आंसर करो भाई फटाक से इसका। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो जाएगा भैया केवल 3। ठीक है, ये वाला यहाँ पर वित्त मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय योजना है, जिसमें 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कब लॉन्च किया गया। यह दूरदर्शी योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गैर कारपोरेट जो है गैर लघु जो है कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक सुलभ संस्थागत ऋण यानी मुद्रा लोन प्रदान करने के लिए किया गया है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज एन ओपन सी पोर्ट? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई और विशाखापट्टनम। आंसर करो फटाक से भाई, फटाक से। देखिए यहाँ पर चेन्नई, सही विकल्प क्या है? चेन्नई, 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 चिन्नास्वामी। खुला सागरीय बंदरगाह यानी ओपन सी पोर्ट। भूगोल की दृष्टि से यह बंदरगाह मतलब उस बंदरगाह को कहा जाता है जहां व्यापारिक जहाज तट से कुछ दूरी पर सीधे खुले समुद्र में ही लंगर डालते हैं। जहाज क्या करते हैं? खुले व्यापारिक मतलब तट से कुछ दूर पर समुद्र में ही लंगर डालते हैं, यानी रुकते हैं। उन्हें किसी प्राकृतिक खाड़ी, क्रीक या मुहाने का आश्रय प्राप्त नहीं होता। उनको क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है खुला सागरीय बंदरगाह। ठीक है, और दिए गए इन जो विकल्प है इनमें चेन्नई आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर टाइग्रिस यानी दजला नदी के किनारे पर स्थित व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड द बैंक ऑफ रिवर? मतलब एक कौन सी ऐसी नदी है जो दजला नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो मोसुल, किरकुस, सामरा, बगदाद। आंसर करें, हमने कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया है। तो सही विकल्प है भैया किरकुक। क्या है? किरकुक।
ये है आपका सही आंसर। किर्कुक ऐतिहासिक टाइग्रिस नदी पश्चिमी एशिया की प्रमुख नदी है जो तुर्की के टाइग्रिस पहाड़ों से निकलती है और इराक से होकर के बहती है। दिए गए विकल्पों में मोसुल, सामरा और इराक, तीनों मोसुल, सामरा और इराक, ये तीनों क्या है, राजधानी मतलब इराक की राजधानी बगदाद, ये तीनों ही सीधे टाइग्रिस नदी के तट पर बसे हुए महत्वपूर्ण और प्राचीन शहर है। लेकिन किर्कुक शहर मुख्य रूप से टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, यह जाग्रोस पहाड़ों की तलहटी में खासा नामक एक छोटी मौसमी नदी के पास स्थित है। चलो देखो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। सूची 1 ये देखो भैया, सिरका, इमली, मिथिनाइक, लैक्टिकम, एस्टिकम, टाटरिक। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिया है भैया, एक ऊँट के माध्यम से आपको सही आंसर चुनना है। तो इनमें आप देखें जो सही विकल्प है वो है ए वाला, ठीक है। इसमें देखें एक पहले का क्या है, ए का थर्ड यानी सिरका का एसिट्रिकम, ठीक है। उसके बाद बी का 4 इमली का क्या है, टाटरिकम, ठीक है। उसके बाद सी का सेकंड है खट्टा दूध, ये लैक्टिकम बहुत फेमस है। और उसके बाद डी का 1 बिच्छू डंग, ये मिथेनाइल अम्ल। तो ये सब जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, अलग अलग करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा नहीं है, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओल्ड ओशन करंट, कनारी, हम्बोल्ट, आयुसियो, अगुलहास। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। और हाँ, जो पीडीएफ में दिया गया है करंट को जो हमने पढ़ाया हुआ है जलधाराओं को, उनको आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम जो सही विकल्प है वो है अगुलहास, ठीक है। अगर हम बात करें तो अगुलहास जो है भैया ये शीत महासागरीय धारा नहीं है, बल्कि ये गर्म है, ठीक है। प्रमुख अगुलहास एक प्रमुख जो है गर्म जलधारा है, ठीक है। यह हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें कनारी का, तो ये भैया उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के तट से बहती है। हम्बोल्ट की अगर हम बात करें, ये भी भैया पेरू जलधारा भी इसको कहा जाता है हम्बोल्ट को। प्रशांत महासागर के दक्षिण अमेरिका के, ठीक है, पश्चिमी तट के सहारे बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। अगर हम बात करें आयुसियो का, तो आयुसियो पश्चिमी उत्तर जो है प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है जो आर्कटिक क्षेत्र से दक्षिण की ओर जो है जापान तक आती है। चलो आगे देखो, कौन सा भारतीय शहर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। ये देखो 2025 एलटी ग्रेड का क्वेश्चन है। विच इंडिया सिटी विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2030? नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल। आंसर करो फटाक से मेरे भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है अहमदाबाद। क्या है, अहमदाबाद, ठीक है, यह है अहमदाबाद। नवंबर 2025 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की जनरल असेंबली में आधिकारिक रूप से यह घोषणा की गई कि भारत 2030 में क्या करेगा, कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल खेल है उनकी मेजबानी करेगा। इसके लिए गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। 2030 का संस्करण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रमंडल खेलों का शताब्दी है, ठीक है, संस्करण होगा। पहला आयोजन की अगर हम बात करें तो 1930 में कनाडा ने किया था। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा और इम्पॉर्टेंट है, आपसे भी पूछा जा सकता है। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोरोएथेन DDT एक क्या है, आपको बताना है। जैव रासायनिक प्रदूषक, अजैव अपघटकी प्रदूषक, जैव अपघटकी प्रदूषक, गैर प्रदूषणकारी पदार्थ। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प भैया वो है अजैव अपघटनीय प्रदूषक, नॉन जो है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ठीक है। अगर हम बात करें DDT एक अत्यंत शक्तिशाली सिंथेटिक कीटनाशक है जिसे मुख्य रूप से जो है कृषि में कीटों को मारने और मलेरिया जैसे मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए विकसित किया गया था, ठीक है। यह एक अजैव अपघटनीय रसायन है जिसका अर्थ है कि इससे सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है प्राकृतिक रूप से तोड़ा या नष्ट नहीं किया जा सकता और प्रकृति में विघटित न होने के कारण यह पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है, मिट्टी और पानी में, और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवों के शरीर में प्रवेश कर जाता है और जिसे जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। चलो आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, GIC LT ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप सतर्क रहें, इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन से अभ्यस्त कराया जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों में दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सब चीज़ें दी गई हैं और हाँ सूची 1 है और ये रुपया है,
कितना मतलब किस योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था 2025-26 में उत्तर प्रदेश सरकार की बजट में। पीएम कुसुम योजना, ठीक है, ये है आपका माइक्रो सिंचाई योजना, राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति। तो कितना करोड़ किसके लिए दिया गया था, आपको यहाँ पर कूट है दिया है, उनके आंदर से सही बताना है। तो जो कूट में सही है मित्र वो है सी आंसर, ये वाला, ठीक है, ये वाला। ये का 4, ये है कितना 509 करोड़ दिया गया था पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। और उसके बाद बी का 2, ये है माइक्रो सिंचाई योजना यानी पर ड्रॉप मोर ड्रॉप क्रॉप, ठीक है, 720 करोड़। और सी के लिए 1, ये है भैया दिया गया था राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन योजना के लिए 650 करोड़, ठीक है। अगर हम बात करें डी का जो है 3rd है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति 2022 के लिए 300 करोड़। तो इतना पैसा इस के लिए व्यवस्था की गई थी, ठीक है, प्रोत्साहन राशि के लिए व्यवस्था की गई थी। चलो भैया, ओरल सम्यूकोस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण, द काज ऑफ और जो है ओरल सम्यूकोस जो है फाइब्रोसिस डिजीज, मदिरापान, तंबाकू धूम्रपान, तंबाकू युक्त गुटखा, लाल मांस सेवन, ठीक है। आंसर करो भाई फटाक से। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है ये देखो दिया हुआ है तंबाकू, जी हाँ, तंबाकू युक्त गुटखा। ओरल सम्यूकोस फाइब्रोसिस मुंह की एक बहुत ही गंभीर, पुरानी और प्री कैंसरस बीमारी है। इस बीमारी का सबसे प्रमुख और प्राथमिक कारण सुपारी और तंबाकू युक्त गुटखा, पान मसाले और का अत्यधिक सेवन करने से है। इस स्थिति में मुंह के अंदर ऊतक असामान्य रूप से कठोर और रेशेदार हो जाते हैं, इससे मुंह के लचीलेपन में कमी हो जाती है और मुंह खुलवे नहीं करता। देखो जो लोग बहुत ज़्यादा इस तरीके का यूज करते हैं उनका मुंह नहीं खुलता है, ठीक है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से किसका उपयोग मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कूल द इंजन एंड मोटर व्हीकल, पॉलीग्राफ, टर्बाइन, रेडिएटर जो है क्वाड्रेंट। सही आंसर देना है, सही विकल्प है रेडिएटर, हम सब जानते हैं, फेमस है भैया, ठीक है। चलो आगे देखें, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द, बहुत बार इसको हम लोगों ने देखा है, ठीक है, ये एलटी ग्रेड 2025 में पूछा भी गया था। समाजवादी, पद्धनिरपेक्ष, संप्रभु, गणतंत्र, कूट के माध्यम से आपको बताना है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका कूट के माध्यम से, डी आंसर, ठीक है। 1, 2 ये है आपका 1 और 2, ये है आपका सही विकल्प। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, 1976 का 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान, और इसमें पंथ निरपेक्ष, अखंड मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है शब्द को ऐड किया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़े भैया, CFL का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बताना CFL का, जो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सेंट्रीफ्यूज लैंप, केमिकल फ्लोरोसेंट लैंप और कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट लैंप। आंसर करो फटाक से मेरे भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। CFL का फुल फॉर्म यही है, इसे ऊर्जा बचाने वाले प्रकाश बल्ब के रूप में डिजाइन किया ताकि पारंपरिक तापदीप्त बल्बों को बदला जा सके। चलो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। ये मिश्र धातु है और ये घटक है, ये मिश्र धातु है, ये घटक है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, निकल और आयरन, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक तथा निकल, कांसा में कॉपर टिन, पीतल में कॉपर, जिंक। तो देखो ये कूट, ये मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर सुमेलित करना है इनके कूट के माध्यम से। तो अगर आप देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका यहाँ पर बी आंसर, 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक दूसरे के सामने सब सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। पौधे में कलम लगाना, बिना मिट्टी के पौधा उगाना, सब्जियों का अध्ययन करना, मृदा संरक्षण, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। ये देखो सही विकल्प है हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी के पौधे उगाना। ये भैया कितने टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। ग्रोइंग द प्लांट विदाउट सॉइल, या देखो भैया कहाँ पर देख रहे हो क्या हो रहा है। RO 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स कृषि विज्ञान की वह आधुनिक तकनीक है जिसमें पौधों को उगाने के लिए पारंपरिक मिट्टी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये इस विधि में पौधे की जड़ों को एक जलीय घोल में रखा जाता है जिससे पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व और खनिज संतुलित मात्रा में घुले होते हैं, ठीक है। मिट्टी ना होने के कारण जलों को सहारा देने के लिए अक्सर कोकोपीट, बजरी या रॉक वूल जैसे निष्क्रिय माध्यमों का उपयोग किया जाता है। चलो आगे देखो भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण अनुपस्थिति में अवर्णकता अभिलक्षित होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, एल्बिनिज्म इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द
कंप्लीट अब्सेंस ऑफ मेलानिन, एल्ब्यूमिन, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन। आंसर करें फटाक से मेरे भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मेलानिन। क्या है? मेलानिन। ठीक है, मेलानिन ये आपका सही विकल्प है मेरे भाई। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाइप और अपने दोस्तों में इसको शेयर ना किए हो जो तैयार करते हैं तो गलत बात है, तुरंत करिए। ठीक है, आपके लिए इन वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाना पड़ता है, तो आप इसको समझें। ठीक है, यहाँ पर यही सही विकल्प है क्या? मेलानिन। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह, द टारगेट ग्रुप अंडर जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, डेयरी किसान, सीमांत किसान, फुटपाथ विक्रेता, भूमिहीन श्रमिक। आंसर करो फटाक से। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है फुटपाथ विक्रेता। देखिए ये है फुटपाथ विक्रेता। ठीक है, देखें ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीएम स्वनिधि योजना को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया। इस योजना का प्राथमिक लक्षित समूह देश भर के लाखों फुटपाथ विक्रेता, ठेले वाले और जो है रेहड़ी पटरी वाले जिनकी आजीविका कोविड-19 महामारी की लॉकडाउन के कारण बुरी रूप से प्रभावित हुई, उनके लिए है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, रॉयल टाइगर जो है रॉयल बंगाल टाइगर का निवास जो हिमालय की तलहटी में स्थित। ये एलटी ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको बताना है सही विकल्प। तो सही विकल्प है भैया भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सत्य नहीं है। बाकी तीनों ये सही है। ये पुराना है, रॉयल बंगाल टाइगर का निवास है, हिमालय की तलहटी में स्थित है। बाकी ये सही विकल्प नहीं, मतलब ये नहीं है दूसरा वाला। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ स्रोत, फ्रॉम द जो है पर्सपेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया द बेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज कोयला, खनिज तेल तथा गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, आंसर करो फटाक से मेरे भाई। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका सी, यानी जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत ये आपका सही आंसर है। धारणी विकास का तात्पर्य ऐसे विज्ञान से है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित करें। ठीक है, तो इसमें यही आपका सही विकल्प है। आगे बढ़ो। भारत के किस राज्य के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड? ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, आंसर करो भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़, ये आपका सही विकल्प है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित एक प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1987, कब? 20 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987 में किया गया। ठीक है, ध्यान रखना ये डेट को, ये डेट पूछी जा सकती है। राज्य विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। पूर्व में यह मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध था। आगे बढ़ो भैया। देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण श्रेणी में महिलाओं और बच्चों का विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। देखो यूपीपीसीएस 2025। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। यहाँ पर जो सही है वो है क्या? ये डी आंसर आपका यहाँ पर इस कोड के माध्यम डी, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ठीक है, 3 पहले उस पर बाद फिर चौथे नंबर आएगा, फिर उसके बाद फिर 2 का नंबर आएगा, फिर 1 का नंबर आएगा। इस तरीके से सही कालानुक्रम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। द आर्यभट्ट जो है प्लेनेटारियम इज लोकेटेड। ठीक है, गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। आंसर करो आर्यभट्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है रामपुर में। कहाँ पर? रामपुर में। ठीक है, रामपुर में। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि रखता है। ठीक है, यारो 2025 जनसंख्या सेंसस हो रहा भैया, ध्यान रखना, इस टाइप क्वेश्चन बना देगा आपको। अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए केवल 2, केवल 1, 1 2 दोनों, 1 और 3 दोनों। आंसर करो फटाक से। यहाँ पर देखो भैया जो सही विकल्प है वो है आपका ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 ये वाला आंसर, केवल 1। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट यहाँ पर उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप अभी तक इसको शेयर कर चुके होंगे। और हाँ, ऐप अभी तक आप जाकर के डाउनलोड नहीं किए हैं, परचेज नहीं किए हैं, तो तुरंत करिए। PDF टेस्ट क्विज़ सब कुछ प्राप्त करिए और वीडियोज़ को सिक्वेंसली आपको सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।